वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 मैथ्स गणिता मंजरी पार्ट 1 इसका चैप्टर 1 ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ये डिस्कस करेंगे। साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क। अब पहला क्वेश्चन तो माइंड में यही आता है कि यार ये कोऑर्डिनेट्स होते क्या है या इसका जो पूरा सिस्टम है वो क्या है। तो देखो, जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना, वो एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है, यानी कैसा ढांचा, एक ऐसी डिजाइन जहां पर कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो हो रहे हो। मतलब एक तो कुछ भी ऐसे बना दिया और एक किसी चीज को डिजाइन किया गया हो, बनाया गया हो किसी रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। लाइक द ग्रिड लाइंस, जैसा कि ग्रिड लाइंस होती हैं। यानी ग्रिड बनाने के लिए हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करते हैं इक्वल गैप पे। जैसे एक वर्टिकल लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, इसी के बगल में एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी। अब इन दो लाइन के बीच में जितना गैप है उसी गैप पे मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, एक और लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे ड्रॉ करता जा रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइंस भी ड्रॉ कर दें, ये एक लाइन हो गई। फिर जितना गैप हमने वर्टिकल लाइंस के बीच में रखा था उसी गैप पे हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये जो चीज़ बन के तैयार हुई इसको हम ग्रिड कहते हैं। और यहाँ पर जो लाइन्स ड्रॉ की गई हैं वो ग्रिड लाइन्स हैं, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हो। तो ये क्या है, ग्रिड है, जहाँ पर ये जो लाइन्स आप देख रहे हो ये ग्रिड लाइन्स हैं। तो एक स्ट्रक्चर बनना है, एक डिज़ाइन टाइप का बनना है, जहाँ पर कुछ रूल है कि भाई हर लाइन के बीच में जो गैप है, यानी अगल बगल वाली लाइन के बीच में, चाहे आप वर्टिकल देख लो या हॉरिजॉन्टल देख लो, ये इक्वल है। लाइक द ग्रिड लाइन्स ऑन अ मैप। अभी मैप हम देखेंगे, ग्रिड लाइन समझ गए। और ग्राफ पेपर, ये नीचे आप देख सकते हो, ये ग्राफ पेपर है। अब ग्राफ पेपर में भी ग्रिड लाइन्स का ही यूज़ होता है, बस डिफरेंस ये है कि दो तरीके की ग्रिड लाइन्स होती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे होगे। एक जैसे ये वाली लाइन है जो थोड़ी सी थिक है, और एक पतली पतली लाइन इनके बीच में भी आपको बनते हुए दिख रही होगी। थोड़ा मैग्नीफाइड इमेज में आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर, जैसे एक तो आपको ये बड़ी वाली लाइन दिख रही होगी और इसके अंदर भी छोटी छोटी लाइन बनी हुई है। तो आमतौर से जो बड़ी वाली लाइन है, यानी अगर ये वाला पोर्शन हम देखें तो एक स्क्वायर बन रहा है, तो ये 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, यानी यहाँ से यहाँ तक और ऊपर से नीचे तक की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। और जो बीच में छोटा सा आप स्क्वायर देख रहे हो ये 1 मिलीमीटर का होता है। तो जैसे ये वाली जो लाइन है अगर वो 1 सेंटीमीटर की है तो ये वाली कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर होगी। और बीच में जो छोटी छोटी लाइन है वो 1 मिलीमीटर की होगी। यानी पहली वाली लाइन क्या शो करेगी, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 मिलीमीटर। अच्छा, आप जानते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है 10 मिलीमीटर के, तो 1 मिलीमीटर इक्वल हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर के। यानी इस वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 1.1 सेंटीमीटर है। इसी तरह से ये जो लाइन है 1.2 हो जाएगी, ये 1.3 हो जाएगी। इसी तरह से लाइन काउंट करते चले जाओ, यहाँ पर आपको 1.8 मिलेगा, यहाँ पर 1.9 मिलेगा। ये सारी चीज़ें अभी आगे यूज़ होंगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको। तो ग्राफ पेपर में ऐसा होता है, एक तो थिक वाली लाइन होती है, आमतौर से उनके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप होता है। इसके अलावा पतली पतली जो लाइन होती है वो और करीब करीब होती है, उनके बीच में यूजुअली 1 मिलीमीटर का गैप होता है। दैट इनेबल्स अस टू यूज नंबर्स टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ये हमको इनेबल करता है कि हम नंबर्स का यूज करें डिस्क्राइब करने के लिए किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशन। यानी कोई भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट कहाँ पर है ये आप कैसे बताओगे, तो उसकी लोकेशन बताने का वो तरीका जहां पर हम नंबर्स का यूज करते हैं वही है कोऑर्डिनेट्स। अब जैसे एक पॉइंट मैंने यहां पर लगा दिया, ठीक है, इसका नाम भी रख देते हैं जैसे पॉइंट ए। तो ये जो पॉइंट ए है वो कहां पर है, उसकी लोकेशन क्या है, आप कैसे बताओगे। जैसे आप अभी यहां पर हो, इस लोकेशन पे हो, तो इसके हिसाब से आप कैसे बताओगे। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे बता दो कि हाँ इतनी डिस्टेंस पे हम चलेंगे, इतना एंगल बनेगा, कुछ थीटा एंगल बनेगा। लेकिन अगर एंगल वगैरह का यूज़ ना करना चाहें तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे बता सकते हो ए वाले पॉइंट की लोकेशन कि भाई अगर हम हॉरिजॉन्टली चलें तो यहाँ जैसे मान लो यहाँ पर जो ग्रिड लाइंस है इसके बीच में 1 सेंटीमीटर का गैप है। तो अगर हॉरिजॉन्टल चलें तो 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर चलेंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 सेंटीमीटर और चलें तो हम ए तक पहुँच जाएंगे। तो आप ऐसे बता सकते हो कि ए तक अगर जाना है, ए की जो लोकेशन है वो राइट साइड हॉरिजॉन्टल वे में हमको 5 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, फिर ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल वे में हमको 3 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, तो हम ए तक पहुंच जाएंगे। तो ये जो हमने नंबर का यूज़ किया 5 और 3, इसका यूज़ करके हम ये बता रहे हैं कि ये जो ए वाला पॉइंट है वो कहाँ पर है। तो यही है कोऑर्डिनेट्स। प्रॉपर कैसे लिखते हैं अभी वो हम सारा देखेंगे, लेकिन एक आइडिया समझ गए होगे। यहाँ पर हमने नंबर का यूज़ करके किसी पॉइंट की लोकेशन बता दी कि वो कहाँ पर है। अब अगर यही पॉइंट मैं ना ड्रॉ करता और आपसे कहता कि एक पॉइंट है जो
राइट साइड 5 सेंटीमीटर और अपवर्ड 3 सेंटीमीटर चलने पे मिलेगा। तो आप ऐसे पता लगा लेते हैं कि 1 2 3 4 5 1 2 3, मतलब वो पॉइंट यहाँ पर है, तो लोकेशन पता लगेगी नहीं। तो ये है सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। अब ये जो ग्रिड वाला सिस्टम है जिसका यूज़ करके हम पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताते हैं, इसका सबसे पहला जो यूज़ हुआ है वो इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। इंडिया में जो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन थी, वहाँ पर क्या होता था, जो सिटी स्ट्रीट्स थी, शहरों में जो सड़कें थी, वो कंस्ट्रक्ट की जाती थी विद स्ट्राइकिंग प्रिसीशन। बहुत ही प्रिसीशन से, बहुत ही बारीकी से उनको ड्रॉ किया जाता था। कैसे? नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। मतलब अभी अगर अपने शहर में देखो तो जो रोड है वो कैसे भी रहती है। मान लो कोई रोड ऐसे जा रही है, फिर एक रोड ऐसे तिरछी निकल गई, फिर एक इधर से ऐसे रोड चली जा रही है, ऐसे कहीं रोड जा रही है। मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं होता कि जो रोड है वो नॉर्थ साउथ या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही होगी। लेकिन सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन में जो स्ट्रीट थी, सड़कें थी, वो या तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होती थी या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होती थी। एकदम नाप के बनाते थे कि जो रोड है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही हो या ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ही हो, एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ अबाउट 10 मीटर्स अपार्ट। और दूसरी चीज़, स्ट्रीट्स के बीच में 10 मीटर का बराबर बराबर गैप होता था। मतलब ऐसा नहीं कि एक रोड यहाँ पर है, फिर एक बगल में इसकी रोड जा रही है, फिर इतनी दूर पे एक रोड जा रही है। नहीं, जो भी सड़कें बनेगी उन सब के बीच में इक्वल गैप, दैट इज 10 मीटर का गैप होगा। तो ऐसे नॉर्थ साउथ वाली हो या फिर ईस्ट वेस्ट वाली हो, सब के बीच में वही 10 मीटर का गैप होता था। तो ग्रिड जैसा सिस्टम बन गया कि नहीं, कि हॉरिजॉन्टल लाइन भी यानी नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है वो भी इक्वल गैप पे, ईस्ट वेस्ट वाली जो लाइन है यानी हॉरिजॉन्टल वाली वो भी इक्वल गैप पे है। तो ग्रिड जैसा बन गया कि नहीं। तो ये था, दिस वॉज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम इन प्रैक्टिस। तो ये बेसिकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था। मतलब ऐसा करते क्यों थे, आप ये सोच रहे होगा ऐसा क्यों कर रहे थे, ताकि अलग अलग जगह की जो लोकेशन है उसको आसानी से बताया जा सके। अब जैसे मान लो कोई मर्चेंट है, कोई व्यापारी है, उसको कोई शॉप ढूंढनी है या कोई वेयर हाउस में जाना है, तो उसकी लोकेशन को वो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट जो यूनिट्स हैं उसको काउंट करके फाइंड आउट कर सकता था। कि जैसे मान लो वो सिटी सेंटर में है और उसको किसी शॉप पे जाना है, तो नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाली जो यूनिट है यानी स्ट्रीट्स है उसको काउंट करके पता कर सकता था कि हमको किधर जाना होगा, कितना यूनिट चलना होगा। अब जैसे मान लो कोई व्यापारी है, वो इस 5 वाली लोकेशन पे है, यानी ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर है वो, यहाँ से ऐसे बाहर निकलने का रास्ता है और यहाँ खड़ा होकर पूछ रहा है कि भैया हमको जाना है 1 पे, यानी पब्लिक बिल्डिंग पे जाना है, तो कैसे जाएं। तो उसको कैसे बताया जाएगा कि भाई अभी आप जो देख रहे हो ना, ये नॉर्थ साउथ वाली रोड है, इधर से आप ऐसे चलो, अब जो अगली वाली नॉर्थ साउथ वाली रोड मिलेगी वहाँ से आप ऊपर की तरफ चले जाना। तो क्या करेगा, यहाँ से आया और यहाँ से मुड़ गया। फिर क्या करना है, जब इधर चलोगे तो एक आपको ईस्ट वेस्ट वाली रोड मिलेगी, उसमें नहीं जाना, बल्कि जो सेकंड वाली आएगी बस वहाँ पर आप पहुँच जाओगे, तो आप पब्लिक बिल्डिंग की तरफ पहुँच गए। यानी उसको 5 से 1 जाने के लिए ईस्ट की तरफ 10 मीटर चलना पड़ा, क्योंकि जो स्ट्रीट्स है वो 10-10 मीटर के गैप पे है। फिर नॉर्थ की तरफ उसको 10 और 10 यानी 20 मीटर चलना पड़ा। तो इतना करेगा तो वो 1 पे पहुँच जाएगा। तो कितना एग्जैक्ट तरीके से बता दिया गया कि जहाँ पर आपको जाना है वो लोकेशन कहाँ पर है। अब अगर ये चीज़ मेजरमेंट के साथ ना होती तो कैसे बताया जाता कि भाई अभी सीधा चले जाओ, थोड़ी दूर के बाद आपको बायां मोड़ मिलेगा, फिर कुछ दूर चलोगे दाएं, तो उससे एग्जैक्ट लोकेशन ना मिल पाती। लेकिन ये जो कोऑर्डिनेट वाला ग्रिड वाला सिस्टम बना दिया गया, इससे एग्जैक्ट लोकेशन बताई जा सकती है और आसानी से वहां पहुंचा जा सकता है। एक मैथमेटिशियन है बुद्धयाना, उन्होंने ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ लाइंस का यूज किया डीप ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के लिए और डेवलप किया बुद्धयाना पाइथागोरस थ्योरम एंड दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो फाउंडेशन है वो इन्होंने बनाई। अब ऐसा क्यों, देखो अभी जो ग्रिड लाइन का यूज करके हमने लोकेशन बताई, उसमें लिमिटेशन ये है कि हम चीज़ों को 2 तरीके से बात कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में। जैसे किसी पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो हम ये कहेंगे भाई इतना हॉरिजॉन्टल चलो, इतना वर्टिकल चलो, पॉइंट पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर हमको एकदम सीधा बताना हो, यानी अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के सेंस में हम बात ना करना चाहें, ऐसे तिरछा बात करना चाहें, तो क्या हो, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। यानी इसको ऐसे समझो कि जैसे एक पॉइंट हमको यहाँ दे दिया A और एक पॉइंट दे दिया B, अब इसके बीच की डिस्टेंस बतानी है तो आप ऐसे करोगे कि भैया ऐसे हॉरिजॉन्टल इतना होगा, वर्टिकल इतना होगा, ये एक डिस्टेंस है। ये तो डिस्टेंस नहीं हुई ना, डिस्टेंस के लिए तो हमको ये वैल्यू बतानी होगी, तो ये कैसे निकलेगी। तो उन्होंने क्या किया कि जो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है और नॉर्थ साउथ वाली जो लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है, इसके बीच में क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर इन दोनों को हम ऐसे मिला दें तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ के आ रहे हो। तो अगर ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो अब कैसी भी लाइन दे दी जाए, ऐसे एक तिरछी लाइन जा रही है, जस्ट आपको क्या करना होगा, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, इधर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, जहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, बस ये देखो एक ट्राइंगल बन गया। ये वैल्यू आपको पता चल जाएगी, ये वाली पता चल जाएगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है, तो ये आप निकाल लोगे।
पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन द अर्थ सरफेस लेटर बिकेम इम्पोर्टेंट फॉर नेविगेशन। अब बाद में चल के यही जो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है उसको अर्थ की सरफेस पे भी अप्लाई किया गया। मतलब जैसे मान लो कोई पेपर है, उस पर अगर हमको पॉइंट की लोकेशन बतानी है तो ग्रिड लाइन या ग्राफ पेपर का यूज़ करके हम बता सकते हैं। लेकिन अर्थ पे जो अलग अलग लोकेशंस हैं, अलग अलग जो शहर हैं, जो रिवर हैं, माउंटेन्स हैं, फॉरेस्ट हैं, उनकी लोकेशन अगर हमको बतानी है तो वहाँ पर भी सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो बाद में चल के ऐसा ही हुआ कि यही जो कोऑर्डिनेट लगाने वाला सिस्टम है ये अर्थ की सरफेस पे भी अप्लाई किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट था नेविगेशन के लिए, यानी किसी भी जगह की पोजीशन बताने के लिए बहुत ज़रूरी था। वरना आप कैसे बताओगे कोई चीज़ कहाँ पर है, कौन सा सिटी कहाँ पर है। उज्जैन वॉज डिस्क्राइब्ड इन द एंशियंट वर्ल्ड एज द पॉइंट मार्किंग द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन फ्रॉम विच ऑल द अदर लोकेशंस वर मेजर्ड। अच्छा, जब किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन हम बताते हैं तो उसमें एक ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि वो लोकेशन हम कहाँ से बता रहे हैं। तो कहाँ से बता रहे हैं इसके हिसाब से भी वैल्यू चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आपका स्कूल कहाँ पर है, तो आप बताओगे जो मेरा स्कूल है ना वो मेरे घर से सपोज 3 किलोमीटर की दूरी पे है, इस डायरेक्शन है, मतलब ऐसे ऐसे जाएंगे तो पहुँच जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि नहीं, अपने घर से मत बताओ, ये बताओ कि आपका जो स्कूल है वो स्टेशन से कितनी दूरी पे है, किस डायरेक्शन में है। तो आप कहोगे अच्छा स्टेशन से बताना है, स्टेशन से तो फिर इतना किलोमीटर पड़ेगा और इस डायरेक्शन में आपको जाना पड़ेगा। अच्छा बस स्टॉप से बताओ, बस स्टॉप से तो फिर आपको इतना किलोमीटर और इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। यानी स्कूल वही है, हम कहाँ से लोकेशन बता रहे हैं उस हिसाब से डिस्टेंस भी चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की जब हमको लोकेशन बताना होता है तो उसमें एक ये भी चीज़ हम देखते हैं कि वो लोकेशन कहाँ से बताई जाए। कोई एक ऐसी जगह को चूज़ कर लिया जाए जहाँ से हर जगह की लोकेशन हम बता सके। तो एंशियंट वर्ल्ड में, प्राचीन ज़माने में, इंडिया का एक शहर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर है, उज्जैन, उसको सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन माना जाता था। मतलब ये वो पॉइंट था, ये वो लाइन थी। जैसे ये ब्लू कलर वाली जो लाइन देख रहे हो ये उज्जैन से पास होकर जा रही है, तो ये वो लाइन है जहाँ से अलग अलग जगह की लोकेशन हम बताएंगे। तो दुनिया में कहीं की भी जो लोकेशन बतानी होती थी तो वो कहाँ से बताई जाती थी, उज्जैन के हिसाब से बताई जाती थी कि ये जगह उज्जैन से इतनी दूरी पे इस डायरेक्शन में है। अब एक ग्रीक मैथमेटिशियन है टॉलेमी, यहाँ पी साइलेंट रहेगा, टॉलेमी डिस्क्राइब द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस इंक्लूडिंग उज्जैन, दैट इज उज्जैन। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ऐसे ऐसे जो लाइन होती है वर्टिकल वाली, ये लॉन्गिट्यूड होता है, और ऐसे लेटी वाली जो लाइन है ये लैटिट्यूड है। यहाँ भी देख सकते हो ग्रिड वाला पूरा सिस्टम है, इसका यूज़ करके अर्थ पे अलग अलग जो जगह हैं उसकी लोकेशन हम बता सकते हैं। तो टॉलेमी ने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज़ करके हज़ारों जगह की लोकेशन बताई थी। उसके अंदर उज्जैन को भी इंक्लूड किया था। अच्छा, जो उज्जैन इन्होंने लिखा था ना वो एक्चुअल में उज्जैन है, उज्जैन को उन्होंने उज्जैन लिखा था। तो उस समय उज्जैन की कितनी इंपॉर्टेंस थी कि 1000 जगह की लोकेशन ही उन्होंने बताई, उसमें उज्जैन भी है। अब आर्यभट्ट ने क्या किया, ग्रीक लोगों का एक कॉर्ड्स का सिस्टम था जिसका यूज़ करके वो स्टार या सिटी की कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट करते थे कि ये जो सिटी है या ये जो स्टार है स्काई में उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसकी पोजीशन क्या है। अब कॉर्ड्स वाला सिस्टम क्या था, उसके अंदर क्या चीज़ें थी, ये आपको नहीं जानना, आपके बुक में भी नहीं दिया है। बस सिंपल सा आपको ये बताया जा रहा है कि ग्रीक का जो कॉर्ड्स वाला सिस्टम था स्टार और सिटी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का, कैलकुलेट करने का, आर्यभट्ट ने उसको रिप्लेस कर दिया साइंस वाले सिस्टम से, जो कि उससे ज़्यादा ईजी था और बेस्ट था। अब ब्रह्मगुप्ता ने फॉर्मलाइज किया था नोशन एंड यूज ऑफ जीरो एंड निगेटिव नंबर्स एज अलजेब्रिक एंटिटीज। देखो पहले जीरो और निगेटिव नंबर्स नहीं हुआ करते थे, नंबर सिंपल 1 से ही स्टार्ट होते थे। जैसा आपने रोमन नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो रोमन नंबर कैसे स्टार्ट होता है, 1 से ही स्टार्ट होता है ना, और कोई निगेटिव नंबर नहीं, जीरो नहीं। तो पहले ऐसे ही होता था। जब जीरो और निगेटिव नंबर्स आ भी गए थे तो भी यूरोपियन मैथमेटिशियन इसको यूज़ नहीं करना चाह रहे थे, मतलब प्रॉपर नंबर की तरह से इसको स्टेटस नहीं दे रहे थे। अगर यूज़ भी करते थे तो एज अ जुगाड़, वो कहते थे निगेटिव नंबर क्या होता है, जीरो क्या होता है, टेम्परेरी तौर पे चलो यूज़ कर लेते हैं, काम बनता है, लेकिन नंबर का स्टेटस नहीं दे रहे थे। लेकिन ब्रह्मगुप्ता ने इसको फॉर्मलाइज किया कि नहीं, जीरो भी एक तरह का नंबर है, निगेटिव नंबर्स भी कोई नंबर होते हैं। और जो मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम से अभी हम उसके बारे में जानेंगे, वहाँ पर ओरिजिन को हम जीरो से शो करते हैं। तो अगर जीरो को आप नंबर जैसा स्टेटस दोगे नहीं तो जीरो को आप यूज़ क्यों कर रहे हो। इसी तरह से आप देखोगे निगेटिव एक्सिस के बारे में, जहाँ पर निगेटिव नंबर्स लिखे होते हैं, यानी वो वैल्यू जो जीरो से कम है, बिना ब्रह्मगुप्ता के वर्क के 4 कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन, जिसके बारे में आगे स्टडी करेंगे, वो इम्पॉसिबल होता, क्योंकि वहाँ पर निगेटिव नंबर्स भी हैं, वहाँ पर जीरो भी है। अब एक डिवाइस है जिसको एस्ट्रोलेब कहा जाता है, इसको सेलर्स वगैरह यूज़ करते थे। इसमें यह होता था कि स्टार्स को देख के कोऑर्डिनेट्स बताए जाते थे। मतलब नाव लेके आप जा रहे हो समुद्र में हो, अब आपको कैसे पता चला हम कहाँ पर हैं, तो स्टार्स को देख के वो लोकेशन का आइडिया लगाते थे कि अभी हम कहाँ पर हैं, हमारी नाव कहाँ पहुँच गई है।
तो ये जो एस्ट्रोलोव वाला डिवाइस है इसको एल्बरूनी ने और परफेक्ट किया था और बेहतर किया था। फिर उमर कय्यम की हम बात कर लें तो ये पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अलजेब्रिक प्रॉब्लम को ज्योमेट्री का यूज़ करके सॉल्व किया था। ये क्या करते थे, अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स को कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में इंटरप्रेट करते थे और फिर ज्योमेट्री को अप्लाई करके प्रॉब्लम का सलूशन निकाल लेते थे। अब ये जो कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम है बहुत बाद में जाके यूरोप में पहुंचा। पहले इंडिया के अंदर ये डेवलप हुआ, वहाँ से अरब के अंदर गया, अरब ने इसको यूज़ किया, फिर जाके ये यूरोप में पहुंचा। फर्मैट और रेनी डेकार्ट ने फॉर्मलाइज किया द फैक्ट दैट एनी पॉइंट इन अ 2-dimensional प्लेन कुड बी डिफाइंड बाई सिंपली 2 numbers रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये दो जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने फॉर्मलाइज किया इस बात को, किसी 2-dimensional प्लेन में यानी किसी भी फ्लैट सी सरफेस पे अगर कोई पॉइंट हमको दिया है तो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, उसकी लोकेशन बता सकते हैं 2 नंबर्स का यूज़ करके। कैसे? देखो यहाँ पर हम 2 परपेंडिकुलर एक्सिस बनाएंगे, अभी देखेंगे इसके बारे में। वहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है दोनों डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे तो 2 नंबर हमको मिल जाएगा। उसका यूज़ करके किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं कि वो पॉइंट कहाँ पर है। अब ये जो हिस्टोरिकल वाला पार्ट मैंने आपको बताया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट आपकी बुक में दिया था इसीलिए मैंने शॉर्ट में समराइज करके जो मेन पॉइंट थे वो बता दिए। अब जो 1.2 वाला टॉपिक है सेटिंग इन, इसमें कुछ खास नहीं है, बस रियान के रूम का स्केच दिया हुआ है। जैसे उसका ये बेडरूम है, बेडरूम का जो साइज़ है वो क्या है फिट में दिया है, वार्डरोब रखा हुआ है तो उसका साइज़ क्या है, डोर कहाँ लगा हुआ है, फिर ये बाथरूम वाला रीजन है, तो ये ऐसे आपको स्केच दिया हुआ है। इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको आगे मिलेंगे, तो बस उसके लिए आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है। अब अपने मेन टॉपिक पे हम बढ़ते हैं 1.3 द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। 2D मतलब प्लेन, कोई फ्लैट सी सरफेस जैसे कोई पेपर हो गया, टेबल का टॉप हो गया, मोबाइल की स्क्रीन हो गई, लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, ये सब क्या होता है एकदम फ्लैट होता है ना, प्लेन होता है, तो ये 2D कहलाएगा। कार्टेशियन मतलब ऐसा सिस्टम जहाँ पर किसी पॉइंट की लोकेशन हम परपेंडिकुलर एक्सिस का यूज़ करके बताते हैं। जैसे एक वर्टिकल लाइन हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, इसका यूज़ करके पॉइंट की लोकेशन बता रहे हैं। और कोऑर्डिनेट सिस्टम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि यहाँ पर हम नंबर्स का यूज़ करके किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन बताते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो 2D की बात करेंगे, यानी जो भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लैट सी सरफेस पे होगा, प्लेन पे होगा। कार्टेशियन यानी यहाँ पर हम परपेंडिकुलर लाइंस का यूज़ करेंगे लोकेशन बताने के लिए, और कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी नंबर्स का यूज़ करके पॉइंट की लोकेशन बताएंगे। अब जैसे आप यहाँ पर हो और यहाँ पर एक बॉक्स रखा है, इस बॉक्स की आपको लोकेशन बतानी है तो आप कैसे बताओगे? एक तरीका तो ये है कि भाई इतनी डिस्टेंस पे ये बॉक्स है और हॉरिजॉन्टल से ये इतना एंगल, मान लो थीटा एंगल बना रहा है, तो एक तो आप डिस्टेंस बता रहे हो, दूसरा एंगल बता रहे हो। एक तरीका तो ये है, लेकिन अगर एंगल ना बताना हो तो क्या कर सकते हो? तो आप ऐसे बता सकते हो कि भाई इस बॉक्स पे अगर आपको पहुंचना है या इस बॉक्स की लोकेशन बतानी है तो हम जैसे यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, सपोज़ ये हमने 5 सेंटीमीटर मूव किया, फिर ऊपर की तरफ हम चलेंगे सपोज 3 सेंटीमीटर, तो इस बॉक्स तक पहुँच जाएंगे। तो इस बॉक्स की लोकेशन बताने के लिए आपको 2 वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ी, एक तो हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू जो कि 5 सेंटीमीटर आ रही है, दूसरी वर्टिकल वाली वैल्यू जो कि 3 सेंटीमीटर आ रही है। मतलब कैसे भी आप जाओ करना यही पड़ेगा। जैसे आप कहोगे नहीं हम पहले ऐसे नहीं जाएंगे, हम ऊपर जाएंगे, तो आपको मान लो 3 सेंटीमीटर ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा 5 सेंटीमीटर, तो बात वही पड़ेगी। कैसे भी जाओ 2 मूवमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा, 2 वैल्यूज़ तो आपको बतानी ही पड़ेगी, एक वर्टिकल वाली दूसरी हॉरिजॉन्टल वाली। तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट की लोकेशन अगर हमको बतानी है तो उसके लिए हमको 2 स्केल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक हॉरिजॉन्टल वाली दूसरी वर्टिकल वाली। तो जो 2-डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो यूज़ करता है 2 लाइन्स, 2 लाइन का यूज़ होता है एट राइट एंगल्स टू ईच अदर टू मार्क पॉइंट्स ऑन 2-डायमेंशनल स्पेस। 2-डायमेंशनल इसको शॉर्ट में हम 2D स्पेस कहते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर 2 लाइन्स का हम यूज़ करेंगे, बेसिकली जो नंबर लाइन है उसका यूज़ करेंगे जो कि एज अ स्केल वर्क करेगी, जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये जो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पे है। भाई स्केल रहेगी, नंबर लाइन होगी, तभी आप बता पाओगे। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नंबर लाइन के बारे में ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, तो वही हम जस्ट यूज़ कर रहे हैं। ये देखो ये वर्टिकल वाली नंबर लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन है, इससे आप अच्छे से फैमिलियर हो गए ही। जैसे हॉरिजॉन्टल वाले की बात कर लें तो यहाँ पर ऐसे 0 है, राइट की तरफ चलते हैं तो 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स मिलते हैं, लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। वर्टिकल नंबर लाइन भी आपने अच्छे से देखी है कि जैसे ये 0 है, ऊपर की तरफ चलेंगे पॉजिटिव नंबर, नीचे की तरफ चलेंगे नेगेटिव नंबर। अब यहाँ पर इन दोनों का यूज़ एक साथ हमको करना है, तो क्या करते हैं दोनों नंबर लाइन को, यानी दोनों ये जो लाइन है इसको मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन कनेक्ट कहाँ पे करें?
तो इसके लिए डिसाइड किया गया कि भैया दोनों का जो जीरो वाला पॉइंट है वो वहीं से कनेक्ट कर दो। तो ये देखो दोनों का जो जीरो वाला पॉइंट है उसको ज्वाइन कर दिया गया। तो ये जो पॉइंट आप बीच में देख रहे हो ये इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का भी जीरो है और वर्टिकल वाली लाइन का भी जीरो है। तो ऐसे कुछ बन जाएगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, मतलब ये क्या है एक्स एक्सिस। वर्टिकल वाली लाइन को वाई एक्सिस कहते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। जहां पर एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है। कहां पर कर रही है? ये वाले पॉइंट पे। इसको हम कहते हैं ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। अच्छा, ओ और जीरो में कंफ्यूज ना होना, ये जो लिखा है वो जीरो है। जीरो तो वैल्यू बता रहा है कि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या है, और इस पॉइंट का नाम हमने ओ रखा है, यानी ओरिजिन नाम है। ओरिजिन ओ से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने ओ सिंबल का यूज किया है। तो ये ओरिजिन है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एक्स एक्सिस है उस पर भी वैल्यू जीरो है, वाई एक्सिस पे भी वैल्यू जीरो है। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0,0। अच्छा, ये कहाँ से है? ऐसे समझो, हम कोऑर्डिनेट कैसे बताते हैं? उसके लिए देखो हम ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम बताते हैं एक्स पे क्या वैल्यू है, कॉमा वाई पे क्या वैल्यू है। अब ये वैल्यूज कैसे निकालेंगे देखेंगे, लेकिन अभी जस्ट आप यहाँ ये देखो कि इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। ब्रैकेट के अंदर एक्स कॉमा वाई, एक्स पहले होगा कॉमा लगा के वाई बाद में होगा। इस बात का भी ध्यान रखना, ऑर्डर इधर उधर ना कर देना कि वाई कॉमा एक्स लगा दिया, गलत हो जाएगा। एक्स पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। तो ये जो ओरिजिन है आप देख ही सकते हो, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन कहाँ पर है? जीरो पे है। वाई एक्सिस पे भी ये जीरो वाला पॉइंट है, यानी इसका एक्स भी जीरो वाई भी जीरो। तो हम क्या लिखेंगे? 0,0। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,0। कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, एक वर्ड यूज होता है एक्सिस का, ये प्लूरल है एक्सिस का। मतलब जैसे मैंने ये ड्रॉ किया, ये क्या है? एक्स एक्सिस। तो जब एक की बात हो तो AXIS आई का यूज होगा, और अगर एक से ज़्यादा की बात करें, जैसे यहाँ पर दो हम ले रहे हैं एक्स और वाई, तो हम कहेंगे एक्सीज, यानी ये प्लूरल है। बस आई की जगह ई कर देना है आपको। कोऑर्डिनेट एक्सिस हेल्प अस टू लोकेट एनी पॉइंट इन 2D स्पेस यूजिंग द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट का यूज करके हम बता सकते हैं किसी भी पॉइंट की जो लोकेशन है वो। डिस्टेंस फ्रॉम ओ आर मार्क ऑफ इन इक्वल यूनिट्स। अच्छा, ओ से ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो इक्वल यूनिट पे मार्क है। जैसे यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है और यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक का, ये सब सेम है। इसी तरह से ऊपर की तरफ चलो, ये यहाँ पर लेफ्ट की तरफ चलो, नीचे की तरफ चलो, तो जो नंबर्स लिखे इनके बीच का जो गैप है वो सेम है। तो इक्वल गैप पे हम मार्किंग कर देते हैं और फिर नंबर लिख देते हैं। अब वो डिस्टेंस जो कि ओ के राइट में है या अपवर्ड है वो पॉजिटिव होंगी। ओ से राइट की तरफ चलो या ओ से ऊपर की तरफ चलो, सारे नंबर आपको कैसे मिल रहे हैं? यहाँ देखो 1 2 3, ऊपर भी 1 2 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं कि नहीं। इसी तरह से ओ से जब हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे या फिर डाउनवर्ड चलें नीचे की तरफ, तो यहाँ देख सकते हो सब आपको निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको एक्स और वाई एक्सिस बना के दिया हुआ है और कुछ पॉइंट्स मार्क्ड हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं। अभी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, जो भी पॉइंट आपको दिया है वो किसी ना किसी एक्सिस के ऊपर है। मतलब रैंडमली ऐसे यहाँ पर पॉइंट नहीं दिया, या तो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है या वाई एक्सिस पे पॉइंट है। तो अगर पॉइंट एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम कैसे बताएंगे वो समझो। आपको सबसे पहले ये देख लेना है कि वो जो पॉइंट है वो किस एक्सिस पे है। जिस एक्सिस पे है बस उसी की वैल्यू आपको मिलेगी, दूसरे की ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगी। अब जैसे ओ वाले पॉइंट की बात कर लें तो ये है ओ वाला पॉइंट, ओ यानी ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट अभी मैंने आपको बताए थे, लेकिन अब ऐसे देखो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले आप ये देखो कि ये जो पॉइंट है वो किस एक्सिस पे है, फिर आपको ये देख लेना है कि उस एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या है। तो ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है और जीरो वाली लोकेशन पे है, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई? जीरो हो गई, कॉमा। अच्छा, ये जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे भी तो है और वाई का जीरो है ये, मतलब वाई पे भी ये जीरो है, तो कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 0,0। अब इसी तरह बी का बताओ, ये जो पॉइंट है वो बी वाला पॉइंट है, देख सकते हो एक्स एक्सिस पे है, मतलब वाई की तो वैल्यू आपको कुछ नहीं मिलेगी, जीरो होगा। एक्स पे क्या वैल्यू मिलेगी? ये है 4 और ये है 5, इसके बीचों बीच में क्या आएगा? 4.5 आएगा कि नहीं। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या मिल गई? 4.5, और एक्स एक्सिस पे है तो वाई जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ई वाला पॉइंट देखो, तो ये है ई वाला पॉइंट, ये तो बिल्कुल एक्स एक्सिस पे ही है, मतलब जो वैल्यू मिलेगी वो आपको एक्स कोऑर्डिनेट की मिलेगी, वाई तो जीरो होगा। लेकिन एक्स एक्सिस पे इसकी वैल्यू क्या होगी? ये है -1, ये है -2, ये है -3। तो -2 से जब लेफ्ट की तरफ चलोगे तो नंबर वाले पार्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी, माइनस साइन के साथ 1 2 3 ऐसे हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर जो बीच बीच में छोटी छोटी लाइन है वो 0.1 के गैप पे है, यानी -2 के जस्ट लेफ्ट में जो छोटी वाली लाइन है वो क्या है?
-2.1, उसके बाद आएगा -2.2, करते करते ये देखो 9th वाली लाइन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी -2.9। यहाँ ब्रैकेट स्टार्टिंग में लगा देना, कॉमा, तो एक्स एक्सिस पे है तो वाई की कोई वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, तो ये 0 हो गया। यानी ई के कोऑर्डिनेट्स आ गए -2.9, 0। इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखो -2 वाली लाइन है, -2.1, -2.2, -2.3, -2.4, -2.5, -2.6, -2.7, -2.8 और ये -2.9 वाली लाइन है। अब h का बताओ, h आप देख सकते हो y एक्सेस पे है, तो x की कोई वैल्यू आपको मिलेगी नहीं, हो गया 0। y पे ये कहाँ पर है देख सकते हो 4 है, तो 0,4 आ गया। अब g का बताओ, ये y एक्सेस पे है, मतलब x की तो वैल्यू 0 हो जाएगी। y की वैल्यू क्या होगी, ये -4 है, नीचे -5, इसके बीच में है, मतलब -4.5। अब जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ यहाँ साइड में लिखी है। देखो ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसकी PDF आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो उसको भी आप ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। अब पॉइंट P इक्वल x, 0 लाइज ऑन x एक्सेस। अगर कोई पॉइंट x एक्सेस पे है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जैसे मैंने आपको बताया x एक्सेस पे है ना, तो x की वैल्यू आपको मिलेगी, यानी कोई x होगा, कॉमा, क्योंकि x एक्सेस पे है तो y 0 होगा, तो उसकी वैल्यू आपको x, 0 मिलेगी, यानी x की कोई वैल्यू होगी, y तो 0 होगा। अगर x पॉजिटिव है तो P लाई करेगा O के राइट में, क्योंकि आप देख सकते हो O के राइट में जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं। इसी तरह से जो x है अगर वो निगेटिव है तो P लाई करेगा कहाँ, O के लेफ्ट में। देख सकते हो O के लेफ्ट में आपको जो नंबर्स मिल रहे हैं वो सारे निगेटिव हैं कि नहीं। इसी तरह से कोई पॉइंट P, इसके कोऑर्डिनेट होगा 0, y। अगर वो जो पॉइंट है वो y एक्सेस पर लाई कर रहा है तो y एक्सेस पे है, मतलब x की वैल्यू 0 हो गई। अब y पे जहाँ पर भी होगा वो वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ भी वही है कि y पॉजिटिव होगा अगर P O के अबव लाई करेगा। देख सकते हो O के ऊपर जो सारी वैल्यूज़ हैं y एक्सेस की वो पॉजिटिव है कि नहीं। इसी तरह y की वैल्यू निगेटिव अगर है तो जो पॉइंट है वो O के नीचे आपको मिलेगा, क्योंकि O के नीचे सारे निगेटिव नंबर हैं। अगर y की वैल्यू निगेटिव आ रही मतलब वो पॉइंट नीचे है O के। तो एक्सरसाइज सेट 1.1 से पहले जो चीज़ें आपके बुक में दी थी वो सारा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एक्सरसाइज की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो उसको भी आप इसके बाद जाके देख सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो इससे ये होगा कि जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मैंने क्लास 9th और 10th के लिए एक अलग से चैनल बनाया है, उसको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ भी वीडियोज़ आएंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।